नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लासेस। देखिए, अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आपको पिछले सालों में रेलवे द्वारा पूछे गए 50 सबसे महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कराने वाले। ये सारे प्रश्न आपके पिछले एग्जाम जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का, रेलवे ग्रुप डी का, एलपी एंड टेक्नीशियन के, आरआरबी जेई के जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें से 50 सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन निकल कर आए विज्ञान के, उसके बारे में आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। आपका एग्जाम जल्दी लगने वाला है तो इस समय अभी कितनी तैयारी है इसे देखने के लिए आपको इन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से कम 40 क्वेश्चन को अवश्य करने का प्रयास करना होगा। आज का देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, कांच की प्रिज्म से हवा में जाने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार से झुकेंगी। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है, आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है और वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी से बताएगा कि आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही करने का प्रयास किया। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि प्रकाश की किरण जो है किस माध्यम से किस माध्यम की ओर जा रही है। तो कांच का प्रिज्म क्या होता है, एक ठोस होता है और ठोस आता है सघन माध्यम में, सघन माध्यम में ठोस आता है और द्रव आता है, क्योंकि इनके जो पदार्थ के कण होते हैं काफ़ी पास में होते हैं, इसलिए सघन माध्यम कहलाता है। और विरल माध्यम में क्या आता है, जैसे कि आपका हवा हो गई, गैसेज हो गई, ये सब आपकी विरल माध्यम में आती हैं। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। अगर ऊपर वाला ये सघन माध्यम ने मान लिया और नीचे वाले को विरल माध्यम मान लिया, अब प्रकाश कहाँ से किस ओर जा रहा है, सघन से विरल की ओर जा रहा है और बीच वाला ये अभिलंब है। तो सघन माध्यम से हमने प्रकाश को डाला, इसको जाना चाहिए था सीधा, प्रकाश को सीधा जाना चाहिए था। लेकिन अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश जाता है तो अभिलंब ये बीच वाला है इससे दूर हट जाता है, इससे दूर हटने का प्रयास करता है। वहीं पर अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश डालते हैं, अगर हवा से कांच की ओर डालते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाता। ये बात आप लोग समझिएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा अभिलंब से दूर हट जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब का बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों के कणों के बीच में आकर्षण बल के आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब कि छोटे से बड़े क्रम में आपको लगाना है। जल, मोम, नाइट्रोजन के पदार्थ के कणों के बीच में आपको आकर्षण बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझिए कि जल किस में आता है। जल आता है आपका द्रव में, मोम आता है आपका ठोस में, नाइट्रोजन आता है आपका गैस में। जैसे कि हमने आपको पहले वाले प्रश्न में बताया, ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ठोस के कण जो होते हैं काफ़ी पास में होते हैं। तो ठोस में आपका मोम आएगा, आरोही क्रम में लिखना है, इसलिए मोम के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए मोम लास्ट में रखा जाएगा। इसलिए हम लोग सी वाले ऑप्शन की ओर जा रहे हैं। उसके बाद में द्रव आता है। द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल जो होता है वो ठोसों से थोड़ा से कम होता है, इसलिए थोड़ा दूर होते हैं, इसलिए लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपका जल रखा जाएगा और सबसे कम जो आकर्षण बल होता है वो गैसों में होता है। नाइट्रोजन गैसों में आएगी, सबसे कम किस में होगा, नाइट्रोजन में होगा। तो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका सबसे सही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी। देखिए पहले क्या था, आपके पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। तो जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति के समय पहले ऑक्सीजन गैस नहीं थी। तो इसका सही वाला ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। पहले जो गैसेस थी पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति के समय वह सारी की सारी विषैली गैसेस थी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड थी, मीथेन थी, अमोनिया थी। ये सारी विषैली गैसें जो थी वो वायुमंडल में थी, लेकिन ऑक्सीजन जो थी वो स्वतंत्र रूप में नहीं थी, किसी कंपाउंड के रूप में थी। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जुड़ी हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में थी, लेकिन स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन गैस नहीं थी। इसलिए सही वाला ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। फिर धीरे धीरे जलीय पौधे हुए, जैसे कि आपका शैवाल हुए, फिर थलीय पौधे हुए, तो उनसे ऑक्सीजन गैस बनना स्टार्ट हुई। तो जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस नहीं थी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता किसके व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। थोड़ा से आप लोग इंग्लिश प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रतिरोधकता लिखा है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी कहते हैं, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखा हुआ। रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, ठीक है। तो आपसे प्रतिरोध लिखना चाहिए था, इसने गलत लिख दिया है।
हिंदी में इसने गलत लिखा है, प्रतिरोधकता लिख दिया है, इंग्लिश में इसने सही लिखा है। यहाँ पर प्रतिरोध लिखना चाहिए था। प्रतिरोध जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपसे पूछने का प्रयास किया है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के बीच में एक फार्मूला होता है, R बराबर रो L बाई ए होता है। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, R बराबर रो L बाई ए, जहां पर R क्या है, R प्रतिरोध है और रो क्या है, रो प्रतिरोधकता है, L क्या है, लेंथ है और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिरोध जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो इसका सही वाला ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रतिरोधकता की, तो प्रतिरोधकता रो बराबर आता RA बाई एल, तो यहाँ पर लंबाई होना चाहिए था, लेकिन इसने आप देख सकते नहीं सही ऑप्शन में दिया है ए वाला ऑप्शन आंसर की में, इसलिए इससे मान लिया जाता है कि इसने इंग्लिश वाले को सही किया है, रेजिस्टेंस आपसे पूछने का प्रयास किया है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप लोग ये फार्मूले को याद कर लीजिएगा, R बराबर रो L बाई ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो है आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को जब कहाँ पर रखा जाए कि अवतल दर्पण पर उसका जो प्रतिबिंब है आभासी बने, सीधा बने, आवर्धित छवि बने। आवर्धित मतलब बड़ा छवि बने। आप कहाँ पर वस्तु को रखें, अवतल दर्पण में। हम चारों ऑप्शन को आपको आराम से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तभी आभासी प्रतिबिंब होगा, अगर दर्पण की ओर बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगा। याद रखिएगा, किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अगर फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ये मैंने आपको पिछले बार साइंस के वीडियो में रटाया हुआ है, इसलिए गलत ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। तो इसके बाद चलते हैं पहले वाले ऑप्शन पर। अगर हम लोग C और F के बीच में रखते हैं तो सबसे पहले समझिए C और F है क्या। F देखिए फोकस दूरी होती है, किसी दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो F होती है, और किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है उसे हम लोग C से लिखते हैं। तो अगर हम C और F के बीच में रखते हैं, किसी वस्तु को C और F के बीच में रखेंगे तो पहली किरण आपकी फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण जो है आपकी वक्रता त्रिज्या से होकर जाएगी। तो पीछे कहीं पीछे बनेगा जाकर के इधर, तो बना तो इसी साइड ना, दर्पण के पीछे तो बना नहीं, दर्पण के आगे बना है। तो आगे बना है तो आभासी नहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसने पूछा था सीधा और ये बन रहा है उल्टा, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब हम लोग तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, F और P के बीच में रखते हैं। ये दर्पण हो गया, P मतलब कि पोल होता है, P पहले पड़ेगा, उसके बाद F आता है और यहाँ पर C आता है। C की वक्रता त्रिज्या होती है। तो F और P के बीच में अगर हम इसके नज़दीक ले जाएंगे तब पहली किरण आपकी फोकस होकर जाएगी और दूसरी किरण जो है आपकी वक्रता त्रिज्या से होकर जाएगी। तो अब जो ये प्रतिबिंब है ये आपका दर्पण के साइड नहीं बनेगा, दर्पण के उस तरफ जाकर के बनेगा जिस साइड हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर उस साइड हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, क्योंकि दर्पण के एक साइड ही आपको दिखाई पड़ता है, दूसरे साइड में कलाई पुती होती है। तो अगर हम लोग F और P के बीच में रखेंगे, जितना आप दर्पण के नज़दीक ले जाएंगे उतना उसका प्रतिबिंब जो होगा आभासी बनेगा, मतलब कि पीछे कहीं जाकर के बनेगा। तो सही वाला ऑप्शन होगा इसका C वाला ऑप्शन। और सीधा भी बन रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर सीधा बन रहा है। आभासी मतलब कि दर्पण के पीछे बन रहा है, आवर्धित मतलब कि इससे बड़ा बनेगा। जितना यहाँ पर रखा था ना प्रतिबिंब का साइज, उससे कहीं ज़्यादा जा करके ये बड़ा दिखाई पड़ेगा दर्पण के पीछे। तो सही वाला ऑप्शन होगा इसका C वाला ऑप्शन। इस प्रकार से आपको सारे ऑप्शन को समझना होगा। इसका C वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं, ये वाला D वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। जहाँ पर प्रतिबिंब रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा। ये आपका दर्पण हो गया, ये फोकस दूरी हो गई आपका वक्रता त्रिज्या। अगर हम C से परे रखते हैं, मतलब C से दूर रखते हैं, तो पहली किरण आपकी किससे निकालनी, फोकस से निकालनी, ऐसे। दूसरी किरण वक्रता त्रिज्या से जाएगी तो ऐसे। तो यहाँ पर C और F के बीच में बनेगा, तो ये तो दर्पण के साइड ही बन गया, दर्पण के साइड बन गया तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आवर्धित मतलब कि छोटा बनेगा। आवर्धित मतलब बड़ा होता है और यहाँ पर ये छोटा बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। C वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं और 4 प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। छठवां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे 4 भागों में विभाजित किया गया है? बताइए, सरल क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एग्जाम देने जाइएगा रेलवे एनटीपीसी का ग्रुप डी का, और हमारे इस सेट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। आप जाकर के पेपर जाकर के देखिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कितनी बेहतरीन चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है। तो 4 भागों में क्या विभाजित होता है आपका? हृदय। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आपके निलय होते हैं और 2 अलिंद होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन है, लेंस का फार्मूला आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। एक लेंस का फार्मूला पूछा जाता है, एक दर्पण का फार्मूला पूछा जाता है, दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 4 ऑप्शन को देख करके बताइए कि लेंस का फार्मूला क्या सही ऑप्शन में लिखा गया है। इसका सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन। देखिए लेंस के फार्मूले में क्या होता है, इस प्रकार से आप लोग याद रखिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर लेंस की बात करेंगे तो 1/u जो होता है ये माइनस में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेंस के फार्मूले में u जो होता है माइनस में होता है। वहीं अगर आपसे दर्पण की बात करेगा तो दर्पण में सब कुछ प्लस में होता है। यहाँ पर अगर प्लस कर दें हम तो ये दर्पण का फार्मूला मतलब कि मिरर का फार्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर आपसे लेंस से पूछे ना तो यहाँ पर जहाँ पर प्लस है वहाँ पर आप माइनस कर दीजिएगा, ये लेंस का फार्मूला बन जाएगा। इससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हुए। अगर आपके सेट में लेंस का फार्मूला पूछा है तो किसी दूसरे के सेट में आपसे दर्पण का फार्मूला पूछेगा। ऐसा ही आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है। 8वां क्वेश्चन है, गेहूं के भूसे को अनाज के भारी बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए कई लोग जो हैं आप में से किसान फैमिली से होंगे, तो आपने गेहूं को कटना देखा होगा। तो गेहूं कटने के बाद जब अपनी लास्ट स्टेज में पहुंचता है तो वहां पर भूसे से गेहूं को अलग किया जाता है। तो पहले क्या होता था, जिस दिशा में हवा चल रही होती थी उसी दिशा में गेहूं को ऊपर से छोड़ा जाता था, तो उसमें से भूसा जो होता था वो अलग दूर गिरता था जाकर के। भूसा हल्का होता है तो अलग गिरेगा जाकर के। गेहूं जो होता है उसके कण भारी होते थे तो नीचे ही गिर जाते थे, इससे भूसा अलग हो जाता था और गेहूं आपका अलग हो जाता था। बाद में क्या हुआ, अब जैसे हवा नहीं चल रही तो पंखा लगा करके प्रयोग करते थे, पंखा से हम लोग हवा देते थे। अब तो मशीनें आ गई हैं, मशीन से भूसा और आपका गेहूं अलग हो जाता है। तो भूसे को आप जानवर खिलाते हैं और गेहूं स्वयं खाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को ओसाना कहा जाता है। ऊपर से ओसाते हैं ना, तो ओसाना कहा जाता है। इंग्लिश में आप लोग ये देख लीजिए, तो ओसाना कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोग को याद रहेगा। सही वाला ऑप्शन होगा ए वाला। 9वां क्वेश्चन है, कहाँ की मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप जो बच्चा है माता के गर्भ से बाहर निकलता है? तो कहाँ पर संकुचन मतलब होता है दबाव पड़ता है। तो कहाँ की मांसपेशियों में दबाव पड़ेगा तो बच्चा पैदा होगा? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इसका सही ऑप्शन होगा गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें जब दबाव पड़ता है तो उसके ही परिणाम स्वरूप जो है बच्चा पेट से बाहर निकलता है। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है, किस तत्व में 3 कक्ष होते हैं और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं? इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है किसमें 3 कक्ष होते हैं और तीनों के तीनों जो कक्ष हैं पूरे तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। अगर तीसरा कक्ष किसी भी परमाणु का तीसरा या फिर लास्ट वाला कक्ष जो है वो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है पूरी तरह से, तो वो अक्रिय गैस होगा। ठीक है, 3 कक्ष वाले आप अक्रिय गैस को चुनिए। देखिए सबसे पहली अक्रिय गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है, उसमें 1 कक्ष होता है। दूसरा होता है नियान, इसमें 2 कक्ष होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आर्गन, इसमें 3 कक्ष होंगे और तीनों कक्ष भरे होंगे तभी तो अक्रिय गैस है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। ऐसे आप सही कर सकते हैं। बाकी आप परमाणु क्रमांक से भी सही कर सकते थे, क्योंकि क्रिप्टॉन का कितना होता है? 36 होता है। आर्गन का कितना होता है? 18 होता है। नियान का 10 होता है। एल्युमिनियम का 13 होता है। तो इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते थे। जैसे कि के सेल में 2 होते हैं, 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो 2 8 8 18 तब जाकर के यहाँ पर देखिए 36 पूरा होगा। लेकिन इसमें तो 4 कक्ष हो गई, 1 2 3 4। आपसे पूछा था 3, तो क्रिप्टॉन गलत हो गया। आर्गन की बात करते हैं, पहले कक्ष में 2 होंगे, दूसरे कक्ष में 8 होंगे, तीसरे कक्ष में 8 होंगे। 3 कक्ष हैं यहाँ पर देख सकते हैं, 1 2 3 कक्ष हैं और तीनों पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। क्योंकि के सेल में मैक्सिमम 2 होते हैं और के बाद एल में 8 होते हैं, एम में 8 होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो सही ऑप्शन आर्गन ही होगा। चलिए नियान को देख लेते हैं। नियान में होता है 10 परमाणु क्रमांक,
तो पहले कक्ष में 2 होंगे, दूसरे कक्ष में 8 होंगे, तो इसमें तो 2 ही कक्ष हुए, आपसे 3 कक्ष पूछा था, इसलिए नियान गलत हो गया। चौथे में आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, 2 10 और तीसरे कक्ष में 3 होंगे, तो तीसरा कक्ष जो है ये तो अपूर्ण हो गया ना, 3 कक्ष जो हैं लेकिन अपूर्ण हैं, आपसे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए पूछा था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सही ऑप्शन होगा आर्गन वाला। 11 नंबर क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, देखिए अमोनियम का क्या होता है, यहाँ पर आप देखते होंगे पॉजिटिव का निशान लगा होता है, और सल्फेट जब आप लिखते होंगे SO4 तो वहाँ पर 2 निशान माइनस के लगे होते हैं, तो आप यहीं पर से फार्मूले को बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी जो संयोजकता है वो 1 है और सल्फेट की संयोजकता कितनी है, 2 है, तो अब क्या होता है उल्टा हो जाता है, आप जाकर के देखते हैं तो अमोनियम में 2 आ जाएगा और सल्फेट में 1 चला जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, क्रॉस में हो जाता है ना, इसके जो होते हैं नीचे चले जाते हैं यहाँ पर और इसके जो संयुक्त होते हैं यहाँ पर चली जाती है, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो अमोनियम सल्फेट के फार्मूले की बनना चाहिए। अगर नहीं भी आपको याद हो रहा है इस प्रकार से तो आप डायरेक्ट फार्मूले को याद करना सीखिए, NH4 का होल ट्वाइज SO4 ऐसे आप याद कर लेंगे तो आप एग्जाम में सही करके आएंगे। बाकी मैंने आपको समझाने का तरीका बता दिया है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 2 प्रकार से पूछता है, पहली बार तो आपसे उत्प्रेरक पूछ लेगा, दूसरी बार आपसे पूछने का क्या प्रयास करता है कि वनस्पति तेल का अगर आप हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो कौन सा पदार्थ बनेगा। एक तो आपसे पदार्थ पूछेगा, दूसरा आपसे उत्प्रेरक पूछेगा, तो दोनों को लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग वनस्पति तेल की हाइड्रोजनीकरण मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, तो एक उत्प्रेरक प्रयोग होता है जिसका नाम है निकिल। देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वह होता है जो किसी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। जो घटा देता है उसे कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, जो बढ़ा देता है उसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। तो यहाँ पर निकिल जो होता है वो धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो हाइड्रोजनीकरण हमने कर दिया तेल का हाइड्रोजन के साथ में, तो वनस्पति घी बन जाता है। तेल को अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कराएं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो वनस्पति घी बन जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, या तो आप लोग पिछले साल का पेपर देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए उत्प्रेरक जो होता है ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये बाद में आपका निकिल जो है वो लास्ट में निकल जाएगा, लेकिन अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देगा और या तो घटा देगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सही ऑप्शन है तीसरा वाला। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ओम के अनुसार क्या नियम होता है। ये 4 ऑप्शन इसमें चूज करिए, गलत कथन को आपको चूज करना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूं, वैसे ये फार्मूला काफी सिंपल है ओम का नियम का, लेकिन आपसे एग्जाम में किस प्रकार से पूछता है, आपसे गलत पूछता है। और बहुत से लोग जो है सिर्फ नीचे पढ़ते हैं कि ओम का फार्मूला क्या होता है, V बराबर IR जो होता है ओम का फार्मूला होता है, और पहला टिक करके चले आएंगे, नीचे तो देखेंगे नहीं। ऊपर लिखा गया है कि गलत कथन की आपको पहचान करनी है। अब आप लोग सही करने का प्रयास कीजिए। इसका सही वाला ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन, क्योंकि ये गलत है। देखिए V बराबर IR को आप लोग ध्यान से समझिए, V बराबर IR को आप लिख सकते हैं V बटे I बराबर R, जहां पर R क्या स्थिरांक है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन भी सही हो गया। ओम के नियम से पहला वाला भी सही हो गया है, और चौथे वाले में लिखा गया है V जो है वो I के अनुक्रमानुपाती है। तो 3 तो सही हो गए, आपसे गलत पूछा था, और गलत क्या होगा, I बटे R नहीं होता है, तो तीसरा वाला गलत हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग 1 नंबर को कैसे आपको बढ़ाना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए फिर से आपसे गलत कथन पूछने का प्रयास किया है। अब की बार आपसे क्या पूछा है, यदि कोई वस्तु जो है पानी में डूब जाती है तो इसका मतलब क्या होगा। मतलब कि 3 कथन सही होंगे, 1 कथन गलत होगा, उसका ही आपको चुनाव करना है। आपको करोड़ों की भीड़ में से 1 सीट प्राप्त करनी है, इसका मतलब कि आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी तो आप जाकर के समझ पाएंगे प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। इन 4 ऑप्शन में से चुनाव करिए। इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए पहले वाले ऑप्शन में क्या लिखा गया है, वस्तु का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक है। अगर वस्तु भारी है, वस्तु का घनत्व अधिक है, तब तो वो डूब जाएगी, तो इसका मतलब ये सही है। दूसरे में लिखा गया है वस्तु पर पानी का ऊपरी पड़ोद वस्तु के भार से कम है,
ऊपर प्रोध मतलब होता है कि उत्प्लावन बल जो है, उत्प्लावन बल कम लग पा रहा है वस्तु पर, तभी तो वस्तु जो है डूब गई, ये भी सही है। लास्ट वन लिखा गया है पानी के घनत्व जो है वस्तु के घनत्व से कम है, तभी तो वस्तु डूब गई है, तीनों सही है। घुमा फिरा करके वही बात कही गई है। तीसरे वाले ऑप्शन में लिखा गया है पानी पर वस्तु का ऊपर प्रोध बल भार से अधिक है, अगर अधिक होता तो वस्तु डूबती कैसे, इसलिए तीसरा वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे में क्या चेंजमेंट आता है। आपके घर में लोहे का दरवाजा होता है तो आप जल्दी से उसे पेंट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पेंट कर देंगे तो जंग नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी तो लोहा खराब नहीं होगा। तो अगर जंग लग जाती है तो लोहे में क्या परिवर्तन आ जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। अगर जंग लगती है तो लोहे में लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है, तो वही होता है लोहे में जंग का लगना। इसमें क्या होता है, लोहा जो होता है ऑक्सीजन से और पानी से क्रिया कर लेता है, जिससे क्या होता है लोहे में जंग लग जाती है, तो लाल भूरे रंग का एक चूर्ण बन जाता है, जिससे लोहे का वजन जो होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है और लोहा खराब हो जाता है। तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एडिशन को क्या कहा जाता है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, सही ऑप्शन होगा यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। इसको सिर्फ आपको याद रखना है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा गया है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान आपसे पूछने का प्रयास किया है, और ये अच्छी बात देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, इनके परमाणु भार भी आपको यहाँ पर लिख दिए गए हैं, द्रव्यमान संख्या भी लिख दी गई है। मतलब कि सिर्फ आपको ये समझना है कि पूछा क्या गया है, बाकी तो आपको मान लो याद नहीं है तो इनको याद भी करना पड़ेगा। ये तो दे दिया, नहीं तो आपको याद भी करना पड़ता है, कभी कभी नहीं भी देता है। तो क्या करिए, हाइड्रोजन 2 हैं, एक हाइड्रोजन का आपको दिया गया है तो 1 × 2 कर लीजिए, प्लस इसके बाद देखिए सल्फर 1 है तो 32 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 हैं, और एक का जो द्रव्यमान संख्या होती है परमाणु भार होता है 16, तो 16 चौको 64, 64 + 32 + 2 इन सबको जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 98 यूनिट। तो कहाँ पर लिखा गया ऐसा, तीसरे वाले ऑप्शन में लिखा गया, आराम से आप निकाल सकते हैं। बाकी कुछ आप तत्वों क्या करिएगा, द्रव्यमान संख्या को याद कर लीजिएगा। 30 तक आप परमाणु क्रमांक को याद कर लीजिए और 30 तक द्रव्यमान संख्या को याद करने का प्रयास करिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। तो आर्किमिडीज सिद्धांत जो दिया था वो वस्तु के घनत्व और द्रव के घनत्व पर दिया था, उत्प्लावन बल पर दिया था। तो इसमें से आपको समझना है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है। देखिए द्रव घनत्व मापी तो करेगा, तो घनत्व के सिद्धांत पर कार्य तो आपका आर्किमिडीज ने घनत्व के सिद्धांत को तो बताया ही था। दुग्ध मापी जो होता है ये भी क्या करता है, घनत्व को मापता है। जैसे कि पानी घनत्व जो होता है अलग होता है और दूध का घनत्व अलग होता है, दोनों को मिक्स कर देंगे। लेकिन अगर आप घनत्व को देख लेंगे तो आप लैक्टोमीटर क्या करता है, घनत्व को देखता है और दूध और पानी को अलग कर देता है। तो यहाँ पर ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत से कार्य करता है। पनडुब्बी में कैसे आपकी पनडुब्बी डूबती नहीं है, वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि ऊपर चलती है। तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि डूबती नहीं है लेकिन बीच में चलती रहती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये कि ये भी सही हो गया। तो आर्द्रता मापी जो है यही जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो ठंडे या गर्म पानी के साथ में अपक्रिया नहीं करती है। जब आप लोग रासायनिक रिएक्शन को पढ़ते होंगे, जैसे कि लोहा को पढ़ेंगे, सोना को पढ़ेंगे, तांबा को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप हर धातुओं के बारे में जानेंगे कि कौन सी धातु कैसे क्रिया नहीं करती है। तो काफ़ी डीप क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन होगा जिंक। जिंक देखिए हो गई, जैसे कि जिंक होता है आपका, लोहा होता है आपका, एल्युमिनियम होता है। ये सारी 3 धातुएं जो होती हैं वो ठंडे या गर्म पानी के साथ में अपक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जिंक हो गया, फेरस हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये तीनों धातुएं जो होती हैं वो ठंडे या गर्म पानी के साथ में अपक्रिया नहीं करती हैं। लेकिन ये भाप के साथ में अपक्रिया कर लेती हैं, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। भाप के साथ में कर सकती हैं लेकिन ठंडे और गर्म पानी के साथ में अपक्रिया नहीं करती हैं। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डोबेरेनर के त्रिक सिद्धांत का उदाहरण नहीं है। देखिए तत्वों की बात करेंगे, सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से अगर तत्वों को लगाया था तो डोबेरेनर के त्रिक सिद्धांत ने लगाया था।
ये कब आया था? 1817 में आया था। उस समय लगभग 33 तत्वों की खोज हो चुकी थी। अभी कितने तत्वों की खोज हो गई है? 118 तत्वों की खोज हो गई है, लेकिन 1817 की बात है, उस समय 33 तत्वों की खोज हो गई थी। तो डोवेरेनर ने क्या किया? 3-3 तत्वों को आपस में साथ में रखा। उन्होंने ये बताया, उन्होंने 3 ही सीरीज बताई थी। 3 सीरीज कौन कौन सी थी? वो तीनों आपके ऑप्शन में लिखी गई हैं। एक सीरीज ये बनाई 3 तत्वों की, एक ये 3 तत्वों की, एक ये 3 तत्वों की। बाकी कैल्शियम की बात जो है, उनकी ये सीरीज जो है फेल हो गई थी। तो आपसे ये पूछा है डोवेरेनर के त्रिक सिद्धांत का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये नहीं बनाया था। बाकी ये 3-3 तत्वों को लेकर के बनाया था, कैल्शियम के आगे फेल हो गई थी। उन्होंने ये बताया, अगर आप मुझे सबसे छोटा द्रव्यमान संख्या वाला पदार्थ बता देते हैं, जैसे कि लिथियम को मान लेते हैं, सबसे छोटा होता है उसका द्रव्यमान संख्या 7 होती है, और सबसे बड़ी द्रव्यमान संख्या वाला बता देते हैं, जैसे कि इसमें इस सीरीज में क्या है, पोटेशियम का 39 होता है। तो सबसे छोटा वाला 7 है इस सीरीज में, और सबसे बड़ा वाला द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे तो 39 है। तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दें तो लगभग 23 आपको प्राप्त होगा। तो 23 जो होता है वो बीच वाले का द्रव्यमान संख्या निकल कर चली आएगी। इसका मतलब ये है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है, इनके गुण आपस में मिलेंगे। ऐसा बताने का सबसे पहले प्रयास किया था डोवेरेनर के त्रिक सिद्धांत ने, लेकिन कैल्शियम के बाद फेल हो गया। और फिर बाद में आगे जो आविष्कार हुए हैं वहाँ पर ये नियम को पूरी तरह से गलत मान लिया गया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा था। पूरी तरह से ये जो है फिट नहीं बैठ रहा था और 3 ही तत्वों पर लागू हो रहा था, 3 सीरीज पर। तो ये सिद्धांत बाद में फेल हो गया, लेकिन सबसे पहला प्रयास तो किया था कम से कम डोवेरेनर ने, इसलिए इन्हें याद रखा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आप डेंसिटी का फार्मूला आपको मालूम होगा, D बराबर डेंसिटी बराबर होता है m/v, जहाँ पर m क्या होता है? मास होता है, v क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो अब आप 4 ऑप्शन में से चूज करिए, क्या आपको सही लग रहा है। अगर हम लोग आयतन को 1 मान लेते हैं तो D बराबर mk हो जाएगा। तो वही आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है, प्रति इकाई आयतन। अगर आप प्रति इकाई आयतन ले लेते हैं तो घनत्व तो बराबर द्रव्यमान के हो जाएगा। प्रति इकाई आयतन यहाँ पर लिखा गया है, तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। इस प्रकार से आप लोग समझ करके आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को तुरंत विरामावस्था से चलना शुरू करने के लिए घर्षण से निपटने के लिए आवश्यक बल को क्या कहा जाता है? जैसे कि आप जो हैं कहीं पर खड़े हुए हैं, ठीक है, विरामावस्था में हैं और चलना प्रारंभ कर देंगे तो आपके घर्षण कौन सा कार्य करेगा? आपके पैरों में घर्षण काम करेगा, स्थैतिक घर्षण। पहले आप स्थिति अवस्था में थे, अभी आप चल दिए तो स्थैतिक घर्षण लगेगा। घर्षण देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थैतिक घर्षण होता है, जैसे कि आप चलते हैं रोड पर तो स्थैतिक घर्षण लगता है। अगर आप सांप की तरह ऐसे ऐसे चलेंगे तो वहाँ पर सर्पी घर्षण लगेगा। लेकिन आप सिलेंडर की तरह लोट करके चलेंगे ऐसे ऐसे तो वहाँ पर लोटने घर्षण लगेगा। तो अभी आपसे क्या कहा है, आप विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो सही ऑप्शन होगा स्थैतिक घर्षण। 23 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड होते हैं? ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आप पीरियोडिक टेबल को देखते होंगे, वहाँ पर धातु और अधातु को अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखने का प्रयास कीजिए। देखिए ये आपकी आवर्त सारणी है, इसे थोड़ा सा आप लोग अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा अगर आपको प्रश्न को समझना है। यहाँ पर देख रहे होंगे आपको एक सीढ़ी नुमा रेखा बनी हुई दिख रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम। ये जो आपको तत्व दिख रहे हैं बैगनी कलर से, ये सारे के सारे तत्व जो हैं उपधातु में आते हैं। उपधातु क्या होते हैं? जिसमें धातु का गुण भी होता है और अधातु का गुण भी होता है, उसे हम लोग कहते हैं उपधातु। तो ये रेखा अब ये खींची गई है, इसका मतलब ये है कि इसके इस साइड के जितने तत्व होंगे वे सारे के सारे धातुएं होंगी और इसके इस साइड के जितने तत्व होंगे वे सारी अधातुएं हैं। याद रखेंगे आप लोग, उपधातु की जो रेखा है ये डिवाइड करती है धातुओं और अधातुओं को। प्रश्न में आपको क्या कहा गया था? ईंधन को जलाने पर कार्बन मिल रहा था, नाइट्रोजन मिल रहा था, सल्फर मिल रहा था। तो मतलब ये हुआ कि ये अधातु हैं। आपको मैंने बताया कैसे आपको रेखा देखनी है। इस रेखा के इधर जो होंगे अधातु होंगे। और एक बात आपको याद रखनी थी कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, आपसे ऑक्साइड पूछा था, तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, कहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं?
अम्लीय होते हैं। मतलब अगर अधातु की हम लोग ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अम्लीय नेचर का होगा। अगर धातु के ऑक्साइड की बात करेंगे, जैसे कि आपके धातुओं में आएंगी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी आपकी धातुओं में आएंगी। तो धातु की अगर ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो वो क्षारीय बनेगा, क्षारीय प्रवृत्ति का बनेगा। ये दोनों चीज़ें आप कहीं पर लिख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको पीरियड टेबल में लेकर आया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। देखिए फिर से मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए क्या करा, जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होंगे, तो ये सल्फर और कार्बन और आपका नाइट्रोजन जो है वो अधातु हैं, और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है उत्प्लावन बल का। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठेगा, उसको भरिएगा, फिर आगे पढ़िएगा। द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। देखिए उत्प्लावन बल कौन सा बल होता है, जैसे आप किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं, किसी द्रव में डुबोते हैं, तो पानी क्या करता है या किसी द्रव क्या करता है, ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे कहते हैं हम लोग उत्प्लावन बल। तो वह किसी द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, आयतन पर निर्भर करता है, लेकिन उसके किस पर निर्भर करता है, तो परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो घनत्व है, आयतन है, उसके परिणाम पर निर्भर करता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई बल F है और किसी वस्तु में विस्थापन S दिशा में लग रहा है तो W मतलब कार्य का समीकरण क्या होगा, कार्य का फार्मूला क्या होगा। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके कठिन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सरल होते हैं, कुछ बहुत ही सरल होते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेता है कि मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको आपकी मुँह जवानी याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आपसे वर्क का फार्मूला पूछा था, तो W बराबर होता है F इंटू एस। बाद में इंटू का निशान जो है मल्टीपल का निशान हट जाता है और कॉस थीटा लग जाता है। कॉस थीटा वाले सवाल जो भी आएंगे आगे आपको कराए जाएंगे, पहले आप लोग फार्मूले को याद करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 केजी द्रव्यमान के पिंड में निहित ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, आपको जी का मान भी दे रखा है एग्जाम में, आपको जी का मान वैसे दे देता है, लेकिन कोई कोई एग्जाम होता है जहां पर आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना होता है कि जी का मान हम लोग 10 रखेंगे कि 9.8 रखेंगे, ये आपको ऑप्शन के अनुसार चूज करना होता है। तो यहाँ पर आपसे पिंड की निहित ऊर्जा पूछी है, मतलब कि पिंड जो है चल नहीं रहा है, स्थिर अवस्था में है, मतलब कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो mgh लगाएंगे। स्थिर ऊर्जा के लिए आप mgh का यूज करते हैं। m कितना दिया गया है, m आपको 20 kg दिया गया है, g कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और हाइट mgh मतलब होता है हाइट, तो 8 रख लीजिए। तो आप कैसे यहाँ पर निकालेंगे, 8 दूनी 16 और 2 जीरो और कर दीजिए, और आपको मालूम है कि जूल में ऊर्जा होती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए वाला ऑप्शन। थोड़ी सी गलती अगर आप करते ना, 1 जीरो गलती करेंगे, या तो इसको सही कर देंगे या तो इसको सही कर देंगे, ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जीरो को आप गलती नहीं करनी है, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए समूह में से आपको असंगत की पहचान करनी है। ये 4 चीज़ें आपको दी गई हैं, जैसे आपको हाइड्रा दिया गया है, सी एनेमोन दिया गया है, साइकन दिया गया है, जेलीफिश। तो इसमें से 3 एक साइड की हैं और एक अलग है, तो अलग की आपको पहचान करनी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा साइकान। देखिए साइकान जो आता है, इसका जो संघ है वो पोरीफेरा संघ है। अगर आप संघ पढ़ेंगे जा करके अच्छे से, तो जीवों को संघों में बांटा गया है, तो संघ पोरीफेरा में जो आता है वो साइकान आता है। बाकी हाइड्रा जो है, सी एनीमोन जो है, और जेलीफिश, ये आपके संघ निडेरिया, एक संघ होता है निडेरिया, या फिर संघ इसे कहते हैं सिलेंट्रेटा संघ कहते हैं, सिलेंट्रेटा कह लीजिए या फिर निडेरिया संघ कह लीजिए। इनमें आपके हाइड्रा और एनीमोन और जेलीफिश तीनों एक ही संघ के हैं। साइकन संघ पोरीफेरा में आता है। ये संघ को आप अच्छे से पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोग ये क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करेंगे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है। अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है, इसका मतलब कि ऐच्छिक कार्रवाई होगी। चलिए 4 ऑप्शन में से चूज करिए। ये क्वेश्चन पिछले बार जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, और काफ़ी लोग जो गलत करके आए थे बाद में कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर हमने तो उल्टा कर दिया। अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है, मतलब कि आपसे ऐच्छिक पूछा हुआ था, जो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, वो आपसे पूछा गया था।
तो सही ऑप्शन होगा इसका साइकिल चलाना। साइकिल चलाना जो है ये आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, साइकिल को चला सकते हैं, रोक सकते हैं और तेज चला सकते हैं, तो ये आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन लार का स्राव, लार आपके मुंह में आती है तो क्या आप रोक लेते हैं? क्या लार में अपने मुंह में ना लाऊं, ऐसा आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। श्वसन जो है आप श्वसन की तीव्र या गति को धीमा कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए कर सकते हैं। आप चाहे मैं 2-3 घंटे सांस ना लूं और बाद में 4-5 घंटे लगातार ले लूं, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये जो हैं अनैच्छिक क्रियाएं, लार का, श्वसन का, पाचन क्रिया, आप खाएंगे या नहीं खाएंगे तो पाचन तो होता ही रहता है, तो ये अनैच्छिक क्रियाएं जिसमें आपकी इच्छा कार्य नहीं करती है। साइकिल चलाना जो है ऐच्छिक है, वही आपसे पूछा गया था, अपनी इच्छा के अनुसार आप चला सकते हैं। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा लिखा गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको डराने का प्रयास किया गया। प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। एक सोनार में समुद्री जल से संचारित ध्वनि की चाल जो है हुई है। पराशब्द सिग्नल के संचरण एवं प्राप्ति के बीच में समय अंतराल आपको टी दे रखा है। पराशब्द ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी आपको 2d दे रखी है, के बीच में आपको संबंध बताना। सब कुछ तो आपको दे दिया है, आपको लगाना क्या है यहाँ पर? सोचिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप मैथ पढ़ते होंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय का तो आपको फार्मूला मालूम होगा। चाल भी आपको दे रखी है, कहाँ पर दे रखी? v दे रखी, तो v लिख दीजिए। दूरी भी आपको दे रखी, 2d दे रखी है, और समय भी आपको दे रखा है 2, तो v बराबर 2d बटे t कर लीजिए, या फिर v t को इधर भेज देंगे तो 2d बराबर आ जाएगा v इंटू टी। कहाँ पर लिखा गया ऐसा? डी वाले ऑप्शन में लिखा गया। तो चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूले का यूज किया गया है। देखिए सोनार क्या करता है, किसी वस्तु को ढूंढने का प्रयास करता है। अगर किसी जहाज में सोनार लगा हुआ है और कोई वस्तु समुद्र के नीचे रखी गई है, तो सबसे पहले क्या करेगा? समुद्र के नीचे किरण को भेजेगा ये, और समुद्र से किरण टकरा कर किसी वस्तु ऊपर आएंगी। तो एक से मान लीजिए चाल थी, एक से दूरी ये थी, एक से दूरी ये थी, तो दूरी जो है वो डबल हो जाती। वही तो लिखा गया 2d। यहाँ पर वाली d है जाने की और d आने की, तो दूरी हो गई है 2d। चाल इसकी v है, समय लग रहा है t का, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपने अभी तक सुने भी नहीं होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मांसपेशी ऊतक को सिकुड़ने और शिथिल होने में सहायक होता है और जिसके कारण से शरीर की गतिविधियां होती हैं। जैसे कि आप चल रहे होते हैं तो शिथिल हो जाता है, बैठे होते हैं तो सिकुड़ जाता है। तो ऐसे जो मांसपेशियों में जो ऊतकों में जो प्रोटीन भरा होता है वो आपसे पूछने का प्रयास किया। तो प्रोटीन आप लोग बताइए, वहाँ पर जो ऊतकों में प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन है? तो सही ऑप्शन होगा इसका कॉन्टेकाइटन प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन का नाम है कॉन्टेकाइटल प्रोटीन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नहीं याद हो रहा है तो आप दोबारा कभी वीडियो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि पहली बार आपका दिमाग जो है वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। ये बात है कि आप पहली बार अगर 100 क्वेश्चन को पढ़ेंगे नए क्वेश्चनों को, तो क्या पता आपको 20 ही क्वेश्चन याद रहें। नए क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे 100 में से आपको 20 ही क्वेश्चन याद रहें, लेकिन दोबारा पढ़ेंगे तो आपको 40 क्वेश्चन याद हो जाएंगे इन 100 में से। 12 में 60, अगर आप 5 बार पढ़ेंगे तो आपको 100 क्वेश्चन पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो पहली बार आपका जो मस्तिष्क है वो लेता भी नहीं है नई चीज़ों को, अगर आप सीखने के इच्छुक नहीं है। तो ये पहली बार आया है, दूसरी बार आएगा तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, आयाम की आपको मात्रक बताना है, यूनिट बताना है। आयाम बताइए, एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होती है? जैसे कि कोई वेव जो है इस प्रकार से चलती है तो वो जितनी मैक्सिमम हाइट पर चलती है उसे कहते हैं आयाम। जैसे कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो इसे ए से लिख देते हैं, मैक्सिमम हाइट इसकी ए है। तो हाइट है, मतलब कि हाइट का किससे नापेंगे आप? किलोग्राम से तो नापेंगे नहीं, हाइट से नापेंगे नहीं, सेकंड से नापेंगे, तो एक ऑप्शन सही बचा मीटर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आयाम है क्या। मैक्सिमम हाइट जो वेवलेंथ की होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। सही ऑप्शन होगा बी वाला। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? देखिए 2 प्रकार के आपके जल होते हैं, एक तो कठोर जल होता है और दूसरा होता है मृदु जल। मृदु जल वह जल होता है जो साबुन के साथ झाग देता है। साबुन आप उसमें घोलेंगे, अगर मृदु जल होगा तो झाग देगा। अगर कठोर जल है तो साबुन अगर आप उसमें घोलेंगे तो साबुन में झाग नहीं देगा वो जल जो है। तो इस जो इसको दूर करने के लिए कठोर जल से आप इसमें कैसा क्या मिला दें कि ये जल सही हो जाए,
तो सोडियम यौगिक का नाम आपको बताना है। तो सही ऑप्शन होगा जल की अगर आप स्थायी कठोरता या फिर अस्थायी कठोरता दूर करना चाहते हैं तो उसमें सोडियम कार्बोनेट को मिला दीजिए। ये फार्मूला होता है, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट को मिला देंगे तो जल आपका सही हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा। चलिए संवेग का फार्मूला पूछा है। अभी क्या करते हैं, आपको कुछ छोटे छोटे सवाल कराने का प्रयास करते हैं जिससे कि आप संवेग का फार्मूला याद कर लीजिए। ये वीडियो जो है आपको बेसिकली इस तौर पर बनाया गया है कि आप कम से कम पढ़ाई पर इंटरेस्ट लीजिए और विज्ञान के महत्व को समझिए, क्योंकि विज्ञान के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आपको ऊपर से निकल जाएंगे, बाद में आपको यही लगेगा कि हमने पहले पढ़ाई नहीं की, हमको मालूम था लेकिन हमने पढ़ा नहीं। तो आपको कम से कम मालूम चल गया है तो आप तैयार करने का प्रयास कीजिए। आगे ऐसे बहुत ढेर सारे आपको विज्ञान के वीडियो मिलेंगे। मैंने वैसे आपको 29 वीडियो दे रखे हैं, लेकिन फिर आप उनको नहीं पढ़ना चाहते तो आप नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं आपको अभी तो 50 क्वेश्चन के दे रहा हूँ, आगे आपको 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के सीरीज लगातार देने का प्रयास करूँगा, तो आप वहाँ पर से भी तैयार कर सकते हैं। तो संवेग क्या होता है, P बराबर जो होता है mv होता है, जहाँ पर m क्या है, मास होता है, और v क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो P बराबर mv को आप लोग याद करिएगा। आगे इससे आने वाले जो भी सवाल लगेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, आसमान में कौन सा तारा बिल्कुल भी घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि तारा घूमता नहीं है, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ऐसा कौन सा तारा है, इसका सही ऑप्शन होगा ध्रुव तारा। देखिए ध्रुव तारा को आप सुबह देखेंगे, शाम को देखेंगे, दोपहर में तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत होता है, तो सुबह शाम अक्सर आपको दिखाई पड़ जाता है। अगर कहीं पर सूर्य डूब गया, बादल आ गए, तो कहीं बीच से आपको तारा दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन वो हमेशा आपको उत्तर दिशा की ओर दिखेगा। कहाँ पर दिखेगा, उत्तर दिशा की ओर दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो घूमता हुआ आपको प्रतीत होता ही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। इसका रीजन है कि वो उत्तर दिशा की ओर जो है वो पृथ्वी जैसे घूमती है उसी के उत्तर में रहता है, तो वो भी उसी साइड से घूमता है, पृथ्वी वैसे चक्कर लगाती है, तो उसको हमेशा उत्तर में दिखाई पड़ता है। ये रीजन काफ़ी लंबा है, तो अभी सिर्फ चर्चा कर लेते हैं कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में दिखता है, इसलिए तारा जो है घूमता हुआ आपको प्रतीत नहीं होता है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह जो है एल्कोहल को निरूपित करता है। अगर एल्कोहल आपको कहीं पर दिख रही है तो उसके लास्ट में क्या लगा होगा, यौगिक के लास्ट में क्या लगा होगा। जैसे कि CH3OH होता है ना, तो लास्ट में OH आपको दिखता तो आप पहचान जाते हैं कि ये एल्कोहल का फार्मूला है। C2H5OH कहीं पर लिखा है तो आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर एल्कोहल है ये। तो लास्ट में एल्कोहल लगा मतलब OH लगा होता है तो एल्कोहल हो जाता है। अगर आपको कार्बोक्सिल अम्ल को पहचानना है तो लास्ट में COOH लगा होगा तो मतलब कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर कहीं पर CHO लगा होता है तो इसका मतलब कि एल्डिहाइड है ये। एल्डिहाइड में लास्ट में CHO आपका लगा होगा। अगर कहीं पर CO लगा है इसका मतलब कि वो जो है आपका कंपाउंड है कहीं ना कहीं प्रकार से कीटोन से संबंध रखता है। तो ये कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, ये आपका एल्कोहल हो गया, ये कार्बोक्सिलिक हो गया। मैंने आपको चारों बताने का प्रयास किया है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रून्स किसे कहते हैं। प्रून्स ये आपका पिछले बार RRB JEE के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। प्रून्स किसे कहते हैं। सूखे आलू बुखारे को प्रून्स कहते हैं। जो सूखे आलू बुखारे होते हैं ऐसे आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ समझिए नहीं। प्रून्स किसे कहते हैं, प्रून्स सूखे आलू बुखारे को प्रून्स कहते हैं। ऐसे ही 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है और यही सेम डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सूखे आलू बुखारे को प्रून्स कहते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक प्रतीक का पहला जो अक्षर होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए जहाँ पर आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है वहाँ पर मैं आपको ज़्यादा समझाने का प्रयास करता हूँ। जहाँ पर लगता है किसे आप याद करके काम चला सकते हैं उसे आप भी ये सोचिए कि आप याद करके यहाँ पर काम चला सकते हैं। जैसे कि रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर जो होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, तो बड़े अक्षर तक कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। आप समझिए इसको कैसे लिखते हैं। जैसे कि आप सोडियम लिखते हैं ना, तो सोडियम में आप पहला जो लेटर है वो बड़ा लिखते हैं। एन जो है हमेशा बड़ा लेटर लिखा जाएगा। अगर कोई इस प्रकार से लिख रहा है तो बिल्कुल गलत लिख रहा है। पहला लेटर बड़ा होगा, दूसरा लेटर छोटा होगा। आपसे पहला अक्षर पूछा था तो बड़ा से होगा। चाहे आप कहीं पर भी पीरियड टेबल देखेंगे तो आप कैल्शियम को देखेंगे ऐसा लिखा जाएगा, मैग्नीशियम को देखेंगे ऐसा लिखा जाएगा, मैग्नीज को देखेंगे तो ऐसा। तो पहला बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। पहला बड़ा होगा,
तीसरा छोटा होगा। अगर 3 लेटर है तो वहाँ पर तीसरा भी छोटा होगा, लेकिन पहला हमेशा बड़ा होता है। सही ऑप्शन होगा ए वाला। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है। देखिए समय कितना भी लग जाए, इन्हें 50 क्वेश्चन में से अगर मैंने आपको 100 क्वेश्चन न बताए तो आपका ये वीडियो देखना बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन का अगर मैं आंसर लगा करके भाग जाता तो आप इन 50 क्वेश्चन में से आपको 10 या 12 क्वेश्चन ही याद हो पाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन 50 क्वेश्चन को आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर इनसे जो और क्वेश्चन बनने का प्रयास होता है उनको भी आपको बताने का प्रयास करूँ। कम से कम आप समय दे रहे हैं तो कुछ सीख के जाइए, और एग्जाम में आप अच्छा प्रयास करके आए, इसी चीज़ का हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो तांबे का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में तो सही लिखा गया है, हिंदी में गलत कर दिया इसने। यहाँ पर चाल्कोपायरेट लिखा है ना, चाल्कोपायरेट नहीं होता, काल्कोपायरेट होता है। तो ये तो सही लिखा है यहाँ पर इंग्लिश में, इसमें यहाँ लिखना चाहिए था चाल्को की जगह पर काल्कोपायरेट होता है। तांबे का मुख्य अयस्क होता है काल्कोपायरेट। डोलामाइट किसका होता है, डोलामाइट जो होता है वो मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का डोलामाइट होता है। बाक्साइट होता है एल्युमिनियम का, बहुत बार एग्जाम पूछा, बाक्साइट तो बहुत बार पूछता है। साइडराइट किसका होता है, साइडराइट जो होता है वो फेरस का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पर डोलामाइट जो है, डोलामाइट का फार्मूला होता है MgCO3 और .CaCO3 होता है। तो ऐसा नहीं कि डोलामाइट जो है उससे आप मैग्नीशियम ही निकालेंगे, आप इसमें से कैल्शियम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो अयस्क है ना। कैल्शियम का अयस्क भी आपका डोलामाइट होगा और मैग्नीशियम का अयस्क भी आपका डोलामाइट होगा। तो फार्मूले पे देखिए आप, यहाँ से आप मैग्नीशियम भी निकाल सकते हैं, कैल्शियम भी निकाल सकते हैं। तो किताब बिल्कुल सही लिखा होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बाद में लिखते हैं कि डोलामाइट तो सर कैल्शियम का है, तो आपको ये समझना होगा कि फार्मूले पे कैल्शियम भी आता है, मैग्नीशियम भी आता है, जो आपकी इच्छा है। अगर आप खदान से निकालना चाहते हैं कैल्शियम तो डोलामाइट से आप कैल्शियम निकाल लीजिए, अगर आपको मैग्नीशियम की आवश्यकता है तो मैग्नीशियम निकाल लीजिए। तो ये फार्मूले पे डिपेंड करता है कि फार्मूले में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका होगा सी वाला ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कास्टिक पोटास का आपसे फार्मूला पूछने का प्रयास किया। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पोटेशियम का आप लिखते कैसे हैं, पोटेशियम कैसे लिखते हैं। पोटेशियम P से नहीं लिखा जाता, पोटेशियम P जो होता है, ये फास्फोरस जो है वो P से लिखा जाता है, पोटेशियम को K से लिखा जाता है। तो इसका मतलब K फार्मूले में आना चाहिए, क्योंकि कास्टिक पोटास की बात की है, और K का फार्मूला में सिर्फ आपका B वाले ऑप्शन में। तो कास्टिक पोटास का फार्मूला होगा KOS, सही ऑप्शन होगा इसका B वाला ऑप्शन। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। देखिए अपर रूप क्या होता है, जैसे एक ही चीज के 2-3 अलग अलग रूप होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अपर रूप। ठीक है, कार्बन के अपर रूप की बात करेंगे तो कार्बन का अपर रूप जैसे होता है फ्लोरीन, C60 जो होता है इसे हम लोग फ्लोरीन कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि फ्लोरीन का फार्मूला क्या होता है, तो फ्लोरीन जो होता है उसे C60 कहते हैं, मतलब कि 60 कार्बन से मिलकर के ये फ्लोरीन बनता है। तो ये कार्बन का एक रूप है, तो फ्लोरीन हो गया। हीरा भी कार्बन का एक रूप होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक रूप होता है। तो कार्बोरेंड्रम जो है ये इसका अपर रूप नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। कार्बोरेंड्रम का फार्मूला होता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है कार्बोरेंड्रम का फार्मूला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन का कंपाउंड है, और कंपाउंड कभी भी अपर रूप नहीं होता है। अपर रूप मतलब उसी का रूप, और उसी से बनना मतलब कि कंपाउंड हो गया। तो ये कंपाउंड हो गया, बाकी सभी आपके अपर रूप हैं, सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। अगर आप इस विटामिन को नहीं लेंगे तो कैल्शियम आप कितना भी खा लीजिए, फास्फोरस आप कितना भी खा लीजिए, आपके शरीर में नहीं लगेगा। तो सबसे पहले उस विटामिन का आपके शरीर में पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा विटामिन डी। विटामिन डी आपके शरीर में खुद ही बनता है, सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो विटामिन डी अपने आप शरीर में बन जाता है। तो विटामिन डी अगर आपको मिल गया तो अगर आप कैल्शियम वाली चीज़ें खा रहे हैं, फास्फोरस वाली चीज़ें खा रहे हैं तो आपके शरीर में लगेंगी, क्योंकि विटामिन डी का कार्य क्या होता है, अवशोषण करना। कहीं से उसे कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा तो अवशोषण कर लेगा, लेकिन विटामिन डी ही आपके शरीर में नहीं बन रहा तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है आपके हड्डियों को मजबूत नहीं करेंगे। सूखा रोग किस कारण से हो जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी आपको नहीं मिलता है
तो विटामिन डी की कमी, सूखा रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के उसी तरफ आभासी आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाना चाहिए। आप देख सकते हैं इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था इसी प्रकार का, वहां पर दर्पण से पूछा गया था। अभी आपसे लेंस से पूछा गया है। लेंस में क्या होता है, लेंस जैसे इस प्रकार से लेंस है, आपका उत्तल लेंस का लेंस है, तो किरण आप डालेंगे तो निकल जाएगी। दर्पण में क्या होता था, दर्पण में एक तरफ कलाई पुती होती है तो निकलती नहीं है किरण, वापस लौट आती है। तो इस बात को आप समझिएगा। आपसे क्या कह रहा है, उत्तल लेंस की बात किया, तो उत्तल लेंस का शेप ऐसे होता है, उसी तरफ बनेगा। अगर देखिए प्रतिबिंब इधर रखा गया और इधर बन गया तो वो तो आपका वास्तविक होगा, ये बात याद रखेगा। दर्पण के केस में उल्टा होता है, यहां पर आपको लेंस दिया गया, लेंस को समझिएगा। अगर इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा, अगर इसी साइड बन गया तो मतलब कि आभासी बनेगा। और हमने आपको बताया यहां पर तो आपका पोल होता है, इधर एक F1 होगा, इसमें दो फोकस होंगे क्योंकि दोनों तरफ आपके प्रतिबिंब बन सकते हैं। यहाँ पर F2 होगा, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या C1 होगी, यहाँ पर C2 होगा। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। तो आपसे क्या कह रहा है, आभासी आपको बनाना है, आवर्धित मतलब कि बड़ा बनाना है, सीधा बनाना है। तो मैंने आपको बताया था जितना आप जाकर के पोल के नज़दीक वस्तु को रखेंगे वैसे किरण टकरा करके पहली फोकस से जाएगी, फिर आपका ऐसे। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा ऐसे बड़ा से बनेगा, तो बड़ा बनेगा। और मैंने आपको बताया अगर लेंस के उसी तरफ बन गया तो ये आपका आभासी होगा। आवर्धित मतलब कि बड़ा, और सीधा तो बन ही रहा है। तो जितना आप पोल के नज़दीक जाएंगे उतना आप आभासी की ओर जा रहे हैं। तो ये लेंस के क्षेत्र में हुआ। दर्पण के क्षेत्र में क्या होता, दर्पण के केस में क्या होता, दर्पण के क्षेत्र में अगर इधर इस साइड बनता तब जाकर के आभासी होता। दोनों प्रश्न अलग हैं और दोनों प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन। फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में हमने पोल को O मान लिया था, इसने P मान लिया था हमने पोल को, इसने O मान लिया, तो O मान लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हमने आपको बताया ना जितना आप वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर या फिर पोल के पास में रखेंगे उतना ये आपका आभासी बनेगा। सही ऑप्शन होगा बी वाला। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, लगातार दो संपीड़न और लगातार या फिर लगातार दो विरलन के बीच की दूरी क्या कहलाती है। जैसे कोई वेव होती है ऐसे चल रही है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से आप लोग, इस प्रकार से चल रही है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर संपीड़न हो रहा है, ये दोनों पॉइंट में, और ये वाले पॉइंट में विरलन हो रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, दो लगातार संपीड़न, पहला संपीड़न ये, दूसरा संपीड़न ये, इन दोनों संपीड़न के बीच की दूरी लिम्डा कहलाई जाती है, मतलब कि तरंगदैर्घ्य कहलाती है। सही ऑप्शन होगा ए वाला। या तो विरलन के ले लीजिए नीचे वाले का, इसकी भी दूरी क्या होगी, लिम्डा कहलाएगी, तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली सी पन्नी में डाला गया था। वो पन्नी किसकी बनी हुई थी, चांदी की प्लेट थी, सोने की पन्नी थी, एल्युमिनियम की पन्नी थी या फिर चांदी की पन्नी थी, बताइए। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, परमाणु के बीच में उसने देखने का प्रयास किया था कि परमाणु का नाभिक कैसा होता है। तो परमाणु के नाभिक को देखने के लिए उसने सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। सोने की एक चादर बनवाई, उसमें अल्फा कणों की बमबारी की। तो उसने ये देखा कि अल्फा कण में से कुछ कण जो है वो सीधी रेखा में निकल जा रहे हैं, कुछ सीधी रेखा में निकल गए, कुछ कण जो हैं वो वापस टकरा करके ऐसे चले जा रहे हैं, कुछ कण लौटा करके पीछे पूरा 180 डिग्री में आ जा रहे हैं। तो इसने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर जो हमारा परमाणु है उस पर एक नाभिक है। तो अगर यहाँ पर कोई किरण टकरा रही है तो पूरी वापस आ जा रही है, ऐसे टकरा रही है तो थोड़ी से विक्षेपित हो रही है, लेकिन अगर हम ऊपर से डाल दे रहे हैं तो पूरी निकल जा रही है इधर उधर। तो इसने सोने की पन्नी पर प्रयोग किया था। इससे से मालूम चल गया कि परमाणु का अधिकांश जो भाग होता है वो खाली होता है, अधिकांश भाग खाली है, और बीच वाले भाग जो होता है वहाँ पर नाभिक होता है, उससे किरणें क्या है टकरा करके वापस आ जा रही हैं। तो यहाँ पर से रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, तो सोने की पन्नी पर प्रयोग किया था। सही ऑप्शन होगा सी वाला। एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें प्रयोग जो किया गया था अल्फा कण प्रयोग किया गया था, और अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, ये भी आप लोग याद रखेगा। आगे क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टी की जाती है। जैसे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा या फिर अब तो कम एज में भी होने लगा है, दिल के दौरा जब पड़ता है तो वहाँ पर दिल का दौरा कैसे पड़ता है, हृदय में जब रक्त की आपूर्ति नहीं होती है तो दिल का दौरा पड़ता है। तो
तो दिल के दौरे को कम करने के लिए आपके देखिए एक सिरा होती है, एक धमनी होती है, तो धमनी में क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टिक कर दी जाती है। धमनी से क्या होता है, रक्त जो है वो हृदय में अच्छी तरह से पहुंच जाता है। तो हृदय में अगर रक्त अच्छी तरह से पहुंच रहा है तो आपका दिल का दौरा जो है नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हृदय के लिए एंजियोप्लास्टिक की जाती है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है। ठीक है, समझिए आप लोग, देखिए एग्जाम में आप ही को समझना, यहाँ तो मैं आपको फोड़ फोड़ करके समझा देता हूँ हिंदी में, इंग्लिश तो आप पढ़े लेंगे, मैं आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे कि आप कोई समीकरण बनाएं, जैसे कि अमोनिया आप बना रहे हैं N2 + H2, इसके बाद अमोनिया बन गई, हाइबर ब्रिज से अमोनिया मान लीजिए बन गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन 2 है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन देखिए 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप ऐसा संतुलित समीकरण क्यों करते हैं, तो संतुलित समीकरण इसलिए किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। जितना आप इधर मिलाएंगे उतना ही आपको इधर मिलेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से ऐसा किया जाता है, समीकरण को संतुलित किया जाता है, उतना ही प्रोडक्ट मिलाया जाता है जिससे हमें अमोनिया जो है उतनी ही मात्रा मिले। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ जो है मानव रक्त में पाया जाता है। चलिए बताइए, और कमेंट बॉक्स में ध्यान रखेगा, आपको बताना है कि आप इन 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन को सही कर पाए कि नहीं, इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो मानव रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन को पहुंचाना जो होता है हमारे रक्त का हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि अगर आपको कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड उसे मिल गई तो ऑक्सीजन को वो छोड़ देगा, आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड को पहुंचाने लगेगा आपका रक्त। क्योंकि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ऑक्सीजन की तुलना में बहुत तेजी से मिलती है। अगर आपको कहीं पर ऑक्सीजन मिल रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है तो आपका जो रक्त है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेना प्रारंभ कर देगा। इसलिए आपको ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है आपके शरीर के लिए घातक होती है। कहीं पर उसे मिल गई तो ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को वो बहुत तेजी से ग्रहण करता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपचार प्रणाली में कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं होती है। बताइए कौन सी उपचार प्रणाली है जिसमें कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं की जाती है। एलोपैथिक, आयुर्वेद, होम्योपैथिक। एलोपैथिक तो आप जानते हैं इंग्लिश की दवाइयाँ होती हैं, आयुर्वेद आप जानते हैं जैसे कि जड़ी बूटियों से बनती हैं, आयुर्वेद हो गई। होम्योपैथिक आप जानते हैं छोटी छोटी आप गोलियाँ खाते हो होम्योपैथिक में, तो इनमें तो दवाई आपकी इस्तेमाल होती है। लेकिन आप इन तीनों को अगर समझ करके सी वाले ऑप्शन को सही करके जा सकते थे, लेकिन आप वन डे एग्जाम क्लासेस देख रहे हैं तो हमारा कार्य होता है कि आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें ताकि आप आने वाले एग्जाम में किसी और को भी समझा सकें और स्वयं भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो देखिए, जैसे आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के समझ में आ गया, डॉक्टर आपका टेस्ट करेगा, अगर टेस्ट सारी रिपोर्टें आपकी नेगेटिव आती हैं लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आप बीमार हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, ये प्लेसबो से आपका उपचार करने का प्रयास करता है। प्लेसबो में क्या होता है, इसमें डॉक्टर जानता है कि आपको कुछ नहीं है लेकिन वो छोटी छोटी आपको मीठी मीठी टेबलेट दे देता है, कहता है आप इनको खा लेंगे तो आप बिल्कुल से स्वस्थ हो जाएंगे, ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ही परफेक्ट दवा है। आपको नहीं मालूम है कि आपको डॉक्टर जो है वो टॉफ़ी खाने के लिए दे रहा है, आप घर गए इनको चूसते रहें, खाते रहें, बाद में 7 दिन बाद 14 दिन बाद डॉक्टर आपसे पूछता है अब आपकी हालत कैसी है, तो कहा कि हम तो बिल्कुल सही हो गए हैं। तो डॉक्टर आपको बताता नहीं है कि आपको ये क्या टेबलेट दे रहा है, आपको मीठी टेबलेट जो है दे देता है, आप सही हो जाते हैं। तो इस उपचार प्रणाली को क्या कहते हैं, इसमें कोई भी दवा नहीं दी जाती, दवा नहीं है ये जो है आपकी टॉफ़ी इस्तेमाल की जाती है, आपके मानसिक रूप से आपकी बीमारी को सही करने का प्रयास होता है। तो कूट भेषज जिसे प्लेसबो कहते हैं, सही ऑप्शन होगा सी वाला। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये 50 नंबर क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन सही कर लिया तो ये समझिए आपने मेंडलीव की पूरी आवर्त सारणी आपको याद है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी, निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली। देखिए मेंडलीव को बहुत बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी को बनाया था। इसके पहले बहुत लोगों ने
बनाने का प्रयास किया, जैसे डोबे-नायडू ने त्रिक सिद्धांत दिया, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया। तो ये सारे जो लोग थे वो बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सबसे सिस्टमेटिक ढंग से जो बनाया वो मेंडलीव ने बनाया। कब बनाया था? 1869 में बनाया था। और 2019 में मेंडलीव की आवर्त सारणी को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने 2019 को मेंडलीव की आवर्त सारणी का ईयर घोषित किया था। ये बात तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1869 में कितने तत्वों की खोज हुई थी? तो मेंडलीव के समय में 63 तत्वों की खोज हुई थी। इस समय 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। तो मेंडलीव के समय में 63 तत्वों की खोज हुई थी, मतलब 63 तत्वों की खोज हुई थी। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में क्या किया था? जैसे 63 तत्व जो हैं आपके लगा दिए, तो उनके नीचे में कुछ खाली जगह छोड़ दी। ऐसे उन्होंने ये बताया कि ये तत्व जो हैं बाद में खोजे जाएंगे, वो यहाँ पर रखे जाएंगे। तो बाद में जब खोजे गए तो उनको उस स्थान पर रखा गया और ये देखा गया कि मेंडलीव जो बता के गए थे वो बिल्कुल सही बता गए थे, क्योंकि 63 तत्व खोजे गए थे, बाद में 118 हो गए। तो वहाँ पर जहाँ पर ये बता गए थे वहाँ पर उन तत्वों को रखा गया। तो आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व है जिसे मेंडलीव बता गए थे और वो बाद में वहाँ पर रखा गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा जर्मेनियम। देखिए, मेंडलीव ने 3-4 तत्वों के बारे में आपके एग्जाम में पूछेगा। मेंडलीव ने जैसे सिलिकॉन की खोज कर ली, तो सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ के चले गए, बाद में उसका नाम दे दिया एका सिलिकॉन। आप अच्छे से पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, तो वहाँ पर आप कक्षा 11 की सेट एनसीईआरटी पढ़ें या 10 की, तो वहाँ पर आपको लिखा होगा सिलिकॉन की जगह पर जो झोड़ी थी जगह सिलिकॉन के नीचे, वहाँ पर एकल सिलिकॉन लिख गए, एका सिलिकॉन लिख दिया। उन्होंने ये बताया कि सिलिकॉन जैसे रासायनिक गुण वाला ऐसा पदार्थ खोजा जाएगा जिसे सिलिकॉन के नीचे रखना होगा आपको, क्योंकि इसके गुण जो है आपस में मिलेंगे। तो उसका नाम एका सिलिकॉन रखे गए और एका सिलिकॉन बाद में जर्मेनियम कहलाया। तो आप सिलिकॉन के नीचे में जाकर के देखेंगे तो जर्मेनियम आपका रखा गया है। उसके बाद एक तत्व और बताया था, बोरान। बोरान के नीचे जगह छोड़ गए थे, बोरान के नीचे जो है जगह छोड़ के गए, उसको कहा कि एका बोरान है ये। बाद में ये तत्व खोजा जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी बोरान के समान होगी, और बाद में स्कैंडियम खोजा गया। इस ऑप्शन में आपके सिर्फ जर्मेनियम है, तो आप इसी को सही करेंगे। लेकिन आप लोग सुन लीजिए कि एका बोरान भी बता गए थे, एका सिलिकॉन बता गए थे और एका एल्युमिनियम बता गए थे। तो जर्मेनियम बाद में रखा गया, एका बोरान की जगह पर स्कैंडियम रखा गया और एका एल्युमिनियम की जगह पर गैलियम रखा गया। तो ये 3 आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग को लिए बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को बढ़िया क्वेश्चन कहा। तो सही ऑप्शन होगा बाद में जर्मेनियम तत्व की खोज हुई, जिसे आवर्त सारणी में एका सिलिकॉन नाम से मेंडलीव कहे गए थे। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे लगे? ये सारे क्वेश्चन को मैंने काफ़ी विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया है। समय कितना भी लगा हो, लेकिन मैंने आपके लिए समय की परवाह नहीं की है। मैंने 50 क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो इनसे बन ही जाएंगे। और अगर आपने ये सीरीज देख ली, ये 50 क्वेश्चन अगर आपने फिर से एक बार देख लिए तो आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम दे करके आइएगा। और ये आप नहीं कह सकते हैं कि हमारे इस सीरीज से क्वेश्चन नहीं आए थे। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक अवश्य किया करिए, लाइक किया करिए। अच्छा लगा करे तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपको आगे के पार्ट और भी बनाएं, हम आपको ढेर सारे साइंस के क्वेश्चन कराएं, ताकि आपकी साइंस कंप्लीट हो जाए और आप 40 क्वेश्चन में से कम 18 से 20 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे। इन क्वेश्चन को आप सही करके आएँ, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। देखिए, जिसको साइंस नहीं आती है उससे आप 18 से 20 क्वेश्चन जो है ज़्यादा करके आएंगे। वो कम से कम 5 क्वेश्चन करेगा तो आप 15 क्वेश्चन करके आएंगे। ये आपको तय करके चलना है। वीडियो के लास्ट में आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन कराए हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। जब नेक्स्ट वाले आपको सीरीज कराएंगे, इसका पार्ट 2 भी कराएंगे, पार्ट 3 भी कराएंगे। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो वहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन की चर्चा विस्तार से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर फेनेप्थलीन को किसमें डालने पर गुलाबी रंग हो जाता है? समझिएगा, अपना आराम से ढूंढिएगा, नहीं आता है कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। आज का देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसमें से आपको असंगत की पहचान करनी है। मूली, गाजर, टमाटर और आलू में से आपको असंगत की पहचान करनी है। हमने आपको 52 क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन के उत्तर आपको नहीं बताए हैं, नेक्स्ट वाले सीरीज में बताएंगे। अगर कुछ लोग बताना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर। अगर आप लोग बता देंगे तो मैं आपका कमेंट जो है पिन कर दूंगा ताकि सभी लोग जो है इसके उत्तर को देख सकेंगे। चलिए प्रयास करिएगा। और मैंने आपसे लास्ट में पूछा था कि क्या आप इन 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन को सही कर पाएँ। अगर आप मुझसे पिछले साल जो है जब एनटीपीसी पेपर का होने की संभावना थी तो मैंने आपको लगभग 1 साल तक लगातार बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज कराई थी। तो वहाँ पर मैंने आपको साइंस के लगभग 29 वीडियो कराए थे। अगर आप उनको देख लेंगे जा करके तो आप 50 में से 40 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 50% क्वेश्चन जो है वो पिछली सीरीज से रखे गए हैं और 50% क्वेश्चन जो है मैं आपको नए वाले क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप 40 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। नहीं तो आप नई सीरीज देखिए। आप पुरानी सीरीज अगर नहीं देखना चाहते तो आप नई सीरीज देखिए। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इन 50 क्वेश्चन में से आप 40 क्वेश्चन को नहीं सही कर पाएंगे। अपना स्कोर कार्ड बताइएगा, इन दोनों प्रश्नों को उत्तर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको लाल रंग की बटन दिखेगी, उसे दबा करके लाल से काले कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो जो है आपको पल पल के हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी।